जिस मोबाइल से आप बात करते हैं या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उसका नेटवर्क आपके आसपास के टावर से जुड़ा होता है। लेकिन इस टावर का नेटवर्क कहां से जुड़ा होता है, इसे शायद आप नहीं जानते होंगे दोस्तों। जिस इंटरनेट के बदौलत आज हम दुनिया को अपने मोबाइल में पल भर में एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसी इंटरनेट को आप तक पहुंचने में ऐसे ऐसे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस इंटरनेट के जरिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसका डेटा न आसमान से आ रहा है और न हवा के द्वारा, बल्कि उसका डेटा एक वायर के जरिए आप तक पहुंच रहा है। वह भी समुद्र से होकर। पूरी दुनिया का 95% से भी ज्यादा इंटरनेट इन्हीं समुद्री केबल से होकर गुजरता है और बाकी का 5% इंटरनेट ऊपर उड़ रही सैटेलाइट के जरिए हम तक पहुंचता है। हालांकि सैटेलाइट इंटरनेट न भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम सबके मन में एक नहीं बल्कि कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। यह केबल समुद्र में कैसे बिछाई जाती है, इन्हें बिछाता कौन है और यह केबल कहां तक बिछाई गई है? क्या यह केबल टूटती भी है? और अगर टूटती है तो इन्हें रिपेयर कैसे किया जाता है? इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट और केबल इंटरनेट में फर्क क्या है? दोस्तों, शायद इससे भी ज्यादा सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, यह वीडियो पूरा जरूर देखें। पहले कोई भी संदेश भेजने के लिए एक देश दूसरे देश में जहाज भेजते थे, जिसमें कई हफ्तों का समय लगता था। इसके बाद 1858 में अमेरिका और यूरोप के बीच समुद्र से होते हुए टेलीग्राफ केबल बिछाई गई। इसमें एक जगह ऑपरेटर तार पर इलेक्ट्रिक पल्स भेजता था और दूसरी तरफ का ऑपरेटर उस पल्स को मोर्स कोड में पढ़ता था। अब यह काम कुछ मिनटों में होने लगा, लेकिन इससे बात नहीं हो पाती थी। सिर्फ मैसेज के तौर पर यह काम करता था और कभी-कभी केबल्स टूट जाती थीं। उसे ठीक करने में महीने लग जाते थे। लेकिन 1956 में लोग चाहने लगे कि ऐसा केबल बिछाओ कि हमारी बात भी पहुंच सके। इसके लिए ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन केबल न्यूफाउंडलैंड से स्कॉटलैंड तक बिछाई गई। इस केबल से शुरुआत में सिर्फ 36 फोन कॉल एक साथ हो सकती थी, लेकिन 1988 का दौर आते आते लोग इसे और ज्यादा विकसित करने की सोचते हैं। इसके लिए वह ट्रांस अटलांटिक ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाते हैं। यह केबल अमेरिका को यूरोप से जोड़ती थी। इसके 3 लैंडिंग पॉइंट थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इससे पहले सभी केबल्स कॉपर वायर की होती थी, लेकिन इसमें ग्लास फाइबर इस्तेमाल हुआ, जिसमें लेजर सिग्नल्स के जरिए डेटा भेजा जाता था। यह केबल लगभग 40,000 टेलीफोन कॉल्स एक बार में संभाल सकती थी। यह असल में इंटरनेट के ग्लोबल नेटवर्क की शुरुआत थी। 1955 से लेकर 2005 तक ऐसा दौर आया जब पूरी दुनिया में इंटरनेट काफी भारी मात्रा में फैल चुका था। DWDM तकनीक के जरिए एक ही फाइबर में अलग अलग रंग की लेजर लाइट डालकर 1000 GB डेटा एक साथ भेजा जाने लगा। इससे केबल्स की क्षमता कई 100 गुना बढ़ गई। इन्हीं केबल को विकसित करके आज हम 5G जैसी सर्विस का आनंद ले रहे हैं। अब थोड़ी नजर इन केबल्स पर डाल लेते हैं कि इन्हें समुद्र में कैसे बिछाया जाता है। दोस्तों, इन केबल्स को ले जाने के लिए एक जहाज होता है। उस पर 1000 किलोमीटर लंबी फाइबर केबल रोल्स में लिपटी हुई रखी जाती है। इस जहाज को केबल लेइंग शिप कहते हैं। यह जहाज समुद्र में तय किए गए रूट पर धीरे धीरे चलता है और पीछे से केबल को समुद्र तल यानी सी फ्लोर पर छोड़ता जाता है। गहरे समुद्र में केबल्स सीधे समुद्र तल पर रखी जाती हैं, लेकिन तट के पास जहां पानी उथला होता है और जहाजों के लंगर से नुकसान का खतरा रहता है, वहां इन्हें सी फ्लोर के नीचे बुलडोजर जैसी मशीनों से खोदकर दबा दिया जाता है। इस काम में कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि एक केबल 1000 किलोमीटर लंबी होती है। अगर आप एक सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल को काटकर अंदर देखें तो इसमें बेहद पतली कांच की नलियां होती हैं, जिसमें लेजर की रोशनी के जरिए इंटरनेट यात्रा करता है। इसकी स्पीड प्रकाश की गति के करीब होती है। कोर के चारों ओर एक खास परत होती है जो रोशनी को अंदर बाउंस करके रखती है ताकि वह बाहर न निकले। पानी और प्रेशर से बचाने के लिए इसमें स्टील और कॉपर की परतें होती हैं। नमक और समुद्री पानी से सुरक्षा के लिए मोटी प्लास्टिक की कोटिंग भी होती है, यानी बाहर से यह एक मोटी पाइप जैसी दिखती है, लेकिन अंदर बेहद नाजुक कांच की फाइबर होती है। अगर यह केबल टूट जाए तो पूरा महाद्वीप इंटरनेट से कट सकता है। इसलिए इनका रखरखाव बेहद जरूरी होता है। ज्यादातर टूट फूट फिशिंग नेट्स, जहाजों के एंकर या कभी-कभी भूकंप से हो जाता है।
इसके अलावा पहले व्हेल और शार्क जैसे जीव कभी-कभी इन केबलों को तोड़ या खा लेते थे। हालांकि अब इसे और मजबूत बना दिया गया है। अगर केबल्स टूट जाती हैं, तो इन्हें जोड़ने के लिए स्पेशल केबल रिपेयर शिप्स होती हैं, जो जीपीएस से केबल का टूटा हिस्सा ढूंढती है। उसके बाद गहरे समुद्र से रोबोटिक आर्म्स या ग्रैपलिंग हुक से उस टुकड़े को ऊपर खींचा जाता है और ऊपर जहाज पर नए फाइबर से जोड़ा जाता है और फिर वापस समुद्र तल पर बिछा दिया जाता है। पूरी दुनिया में हर साल 100 से ज्यादा बार सबमरीन केबल्स टूटती है, लेकिन इतने अच्छे सिस्टम हैं कि ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। अंदर का असली इंटरनेट सिर्फ मानव के बाल जितनी पतली फाइबर स्ट्रैंड्स में यात्रा करता है। पूरी दुनिया के इंटरनेट इन्हीं केबल से चलता है। अगर कोई एक केबल टूटती है तो इंटरनेट रीरूट हो जाता है और बाकी केबल्स पर इसी से हमारा नेट चलता रहता है। लेकिन इन केबल्स को एक दूसरे से जोड़कर इंटरनेट कैसे उपयोग किया जाता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। मान लो आपको YouTube पर एक वीडियो देखना है और आप अपने ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, वी या एयरटेल से बोलते हैं कि भैया मुझे YouTube पर वीडियो देखना है। तो आपका प्रोवाइडर बोलता है, पहले पैसा दो मुझे, फिर मैं तुम्हें इंटरनेट से जोड़ता हूं। और आप पैसा यानी रिचार्ज कर देते हैं। इसमें आपको आपके पैसे के अनुसार वैधता मिलती है। इसके खत्म होने के बाद आपका सर्विस प्रोवाइडर आपका जो केबल है उसका कनेक्शन सारे सर्वर से कट कर देता है। यानी आपने जैसे ही रिचार्ज किया, आपका इंटरनेट पास के ही किसी मोबाइल टावर से जुड़ जाता है और आप कुछ सर्च करते हैं तो वह टावर एक दूसरे टावर से डेटा शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप टावर में जो यह देख रहे हैं उसे माइक्रोवेव लिंक कहते हैं, जो डेटा को उड़ाकर भेजता है। और ऐसे करते करते आपका डेटा आपके सिम के कोर नेटवर्क में भेजता है। आपका सिम किसी भी कंपनी का हो, हर कंपनी का अलग अलग कोर नेटवर्क होता है और यह कोर नेटवर्क देश की इंटरनेट बैकबोन से जुड़ा होता है। और यह बैकबोन अलग अलग डेटा सेंटर और जो समुद्र में ऑप्टिक केबल बिछाई होती हैं उनसे जुड़ी होती है। मतलब अगर आप कोई डेटा देखना चाहते हैं और वह डेटा आपके देश का हो तो आपका इंटरनेट देश के उस डेटा सेंटर में जाएगा। लेकिन आप कुछ ऐसा डेटा देखना चाहते हो जो अन्य देश का है, तो आपका इंटरनेट बैकबोन उस डेटा को इन समुद्री ऑप्टिक फाइबर के जरिए उस देश में ले जाएगा और वहां से डेटा कलेक्ट करके आपके मोबाइल में ले आएगा। जैसे कि इंटरनेट को ध्यान से देखा जाए तो इंटर का मतलब प्रवेश और नेट का मतलब जाल होता है। हमारे देश में जियो, एयरटेल और टाटा जैसी कंपनियों ने केबल को समुद्र में बिछा रखा है और एक बार इन्वेस्ट करके वह हमसे हर महीने इंटरनेट रिचार्ज का पैसा लेती है। अब मान लो मार्केट में कोई नई कंपनी का सिम आता है और उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा देनी हो, तो सबसे पहले वह इन सबमरीन केबल्स के मालिक से संपर्क करेगी, क्योंकि इसी से उसके सिम का इंटरनेट अन्य देशों में जा सकता है। मतलब यह एक जाल है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है और डेटा हमें मिलता रहता है, ना कि कोई डेटा हमें ऊपर आसमान से टपक कर मिलता है। हम जो सर्च करते हैं उसका डेटा हमें कई गुना स्पीड से मिलता है, लेकिन आपके घर के पास जो टावर लगे होते हैं बस वही हमें फेंक कर डेटा देते हैं, जो आते आते उनकी स्पीड कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट ये कैसे काम करता है। दोस्तों, मान लो आपने एलन मस्क के स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट लगवा लिया। इसमें आपको एक एंटीना मिलेगा जो अंतरिक्ष में उड़ रहे सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा और जब आप कोई डेटा मांगते हैं तो वह सैटेलाइट धरती पर बने ग्राउंड स्टेशन पर आता है और वह ग्राउंड स्टेशन ऑप्टिक फाइबर से जुड़ा होता है। मतलब सैटेलाइट इंटरनेट को भी इन केबल्स का सहारा लेना पड़ता है। यानी इंटरनेट का बाप यह केबल्स ही होती हैं जो अन्य देशों से जुड़ी होती हैं। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे पहाड़, समुद्र या ऐसी जगहों के लिए बेस्ट होता है जहां पर मोबाइल टावरों को नहीं लगाया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा।